वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बिल्कुल न्यू चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो बच्चों, बात करते हैं अबाउट द नेम ऑफ चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ बात करूं इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसा कि हमने क्लास 9th सेम चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी कर रखा है, तो पहले हम कुछ उसके टर्म्स को रिकॉल करेंगे और उसको अच्छे समझेंगे। तो बच्चों, हमने क्लास 9th में स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी कर रखा है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स होता क्या है ना, किसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स कुछ और नहीं, बेसिकली एक प्रोसेस है, एक एल्गोरिदम है, एक टूल्स है, एक रूल्स है। किस चीज को फाइंड करने का बेटा? डेटा को एनालाइज करने का। जो लार्ज स्केल में डेटा होता है हमारे पास, उसको एनालाइज करने का एक प्रोसेस, एक एल्गोरिदम होता है स्टैटिस्टिक्स। तो आई एम श्योर स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम डेटा की। तो बेसिकली डेटा किसे कहते हैं इस चीज को समझते हैं। तो डेटा बेटा जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज की अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। उस टोटल इंफॉर्मेशन को हम रॉ डेटा कहते हैं, ठीक है ना। अब उसमें से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम साइड में कर लेते हैं और जो यूजलेस इंफॉर्मेशन होती है उसको हम हटा देते हैं। तो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे पास बच जाती है उसको हम कहते हैं डेटा। बेसिकली डेटा वो कहलाता है, ठीक है ना। अब डेटा को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। डेटा जो होता है बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो मैं बता देता हूं आपको, नंबर 1 एंड नंबर 2, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अब बच्चों, ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी डेटा उस डेटा को कहते हैं जो डेटा हम सेल्फ कलेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपकी क्लास में जो आपका टीचर है वो सभी स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन बच्चे कितने दिन प्रेजेंट थे, कौन बच्चे एब्सेंट थे, किसने टॉप किया था, किसके क्या रिजल्ट्स थे, ठीक है ना, एवरीथिंग, है ना। तो जितना भी डेटा वो कलेक्ट कर रहा है वो खुद से कलेक्ट कर रहा है, तो वो एक इन्वेस्टिगेटर कहलाएगा, है ना। तो वो इन्वेस्टिगेटर कहलाएगा और उसने वो डेटा खुद से कलेक्ट किया है, तो उसलिए उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जब मैं सेकेंडरी डेटा के बारे में बताऊंगा तो आपको दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सेकेंडरी डेटा बेटा आजकल के टाइम पे आप जानते हैं कि कोरोना बहुत तेजी से फैला हुआ है हमारी कंट्री में क्या पूरी दुनिया में ही फैला हुआ है। तो जो कोरोना का डेटा है वो किस सोर्स से कलेक्ट हो रहा है बेटा? वो हम खुद से तो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। वो कलेक्ट हो रहा है जैसे कि सोर्स ऑफ मीडिया, है ना, एटसेट्रा। तो ये जो सोर्स है ये सेकेंडरी सोर्स हो जाता है। तो कोई और ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, और हम उसका यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो ये डेटा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। तो जो डेटा किसी अदर सोर्स से कलेक्ट किया जाता है उस डेटा को हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। और जो डेटा सेल्फ कलेक्ट किया जाता है, सेल्फ कलेक्ट में यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर होता है या फिर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स हो सकते हैं ना, तो इस डेटा को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। तो आई एम श्योर आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो बेसिकली हम जो डेटा पढ़ने वाले हैं उसमें हम प्राइमरी डेटा या फिर सेकेंडरी डेटा नहीं पढ़ने वाले हैं, ये तो हमने रिकॉल कराना था आपको, ठीक है। इसके अपार्ट हमने 9th क्लास में जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा और रिकॉल करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स जो मैंने की बताया कि एक टूल्स है, एक एल्गोरिदम है। किस चीज का बेटा? एक लार्ज स्केल का जो डेटा होता है उसको एनालाइज करने का, है ना, उसको एनालाइज करने का और उसको कंसाइज करने का। ओके, तो हमने अच्छा ये जो टूल्स है इसके बारे में हमने एक टर्म्स पढ़ा था 9th क्लास में। उस टर्म्स को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली हमने जो टर्म्स पढ़े हैं वो पढ़े हैं सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मीडियन, मोड। तो मीन की अगर मैं बात करूं तो डीपली मैं अभी बाद में रहूंगा, पहले थोड़ा सा डेटा से रिलेटेड और बात कर लेते हैं, है ना। तो अगर मैं डेटा की बात कर रहा हूं तो मैंने बता दिया आपको दो टाइप का डेटा होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। लेकिन अब उस डेटा को हम थोड़ा सा और डीपली में जाके पढ़ते हैं ना। तो बेटा डेटा जो है यहां पे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक ग्रुप्ड डेटा और एक अनग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा कौन सा होता है ना।
तो देखो इस चीज के बारे में समझते हैं। तो बेसिकली बेटा ये अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डेटा मैं बताता हूं आपको, मतलब समझना। देखो जिस डेटा की हम ग्रुपिंग कर देते हैं उसको हम ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। नहीं समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि मान लेते हैं मैंने 10 बच्चों का टेस्ट लिया है ना। मैंने क्या किया, 10 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया। तो उस टेस्ट में मैंने लेट्स सपोज कि 10 मार्क्स का ही टेस्ट था मेरा, तो मैंने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया है 10 बच्चों का। तो जो मार्क्स ऑब्टेन हुए वो कुछ इस तरीके से हुए बेटा। 10 में से किसी के मान लो कि 9 नंबर आ गए, किसी के 6 आ गए, किसी के 3 आ गए, किसी के 2 आ गए, कोई 0 पे रह गया, ठीक है, 1 2 3 4 5। और किसी के 10 में से 10 आ गए, किसी के 7 आ गए, किसी के 5 आ गए, किसी के 6, मतलब 2 बच्चों के ऐसा हो सकता है ना कि 6 आ जाए, 2 बच्चों के सेम आ जाए, और किसी के मान लो कि 8 आ गए लेट्स सपोज। तो जो मैंने 10 बच्चों का टेस्ट लिया था 10 मार्क्स का, उनमें से जो उनके मार्क्स आए वो ये हैं। तो इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं की गई है ना, यहाँ पे कोई भी ग्रुपिंग नहीं की गई है। तो इस टाइप के डेटा को हम क्या कह सकते हैं बेटा, ग्रुप्ड डेटा कह सकते हैं। और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे मैं बताता हूं आपको और करके। जैसे कि मैंने कितने मार्क्स का टेस्ट लिया था बेटा, मैंने लिया था 10 मार्क्स का टेस्ट। तो जिसमें से मार्क्स जो थे वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 थे, है ना। अब इसकी फ्रीक्वेंसी, भाई फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, तो 0 मार्क्स कितने बच्चों के आए आप चेक करो, एक बच्चे के आया बेटा। 1 मार्क्स कितने के आए, एक का भी नहीं आया, यानी कि 0 स्टूडेंट हो गए, है ना। 2 मार्क्स कितनों के आए, आई थिंक एक का ही आया है। और 3 मार्क्स 1 स्टूडेंट, 4 मार्क्स 4 किसी का भी नहीं है, चेक कर लो। तो 0 5 कितनों के हैं बेटा, एक बच्चे के हैं 5, और 6 2 बच्चों के हैं, है ना। तो 6 जो है वो 2 बच्चों के हैं। 7 सिंगल स्टूडेंट का है, 8 भी सिंगल स्टूडेंट का है, और 9 भी सिंगल का है, और 10 भी सिंगल का है। तो ये हमने इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए टोटल अगर हम करेंगे तो 10 स्टूडेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ठीक है। तो हमने देखा कि जो अनग्रुप्ड डेटा होता है वो कुछ इस टाइप का डेटा होता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसको हमने इस तरीके से लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इस डेटा को हमने इस तरीके से क्यों लिखा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को दूसरी दिशा में देखते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे कितने बच्चों का टेस्ट लिया था बेटा, सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट का टेस्ट लिया था। मान लो कि मैं यहाँ पे 100 स्टूडेंट का टेस्ट लेता, 100 स्टूडेंट का, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट में से कितने बच्चे ऐसे होते जिनके 0 मार्क्स आए होते, कितने बच्चे ऐसे होते जिनके 1 नंबर आया होता, कितने बच्चों के 2 आए होते, कितनों के 3 आए होते। तो इन दैट केस मेरे को 100 यहाँ पे नंबर लिखने मेरे लिए थोड़ा सा लेंदी टास्क था, है ना, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी टास्क था। चलो 100 का भी छोड़ो, अगर 1000 स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ होता तो नो डाउट बहुत ज्यादा लेंदी टास्क हो जाता। तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिखना सीखा, इस डेटा को इस तरीके से कन्वर्ट करना सीखा। अब ये डेटा जो 1000 स्टूडेंट का डेटा था वो सिर्फ और सिर्फ इतने से उस पोर्शन में आ जाता। भाई मान लो कि 0 नंबर 23 बच्चों के आए होते, तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ 23 लिखना पड़ता, 0 को 23 टाइम्स नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। सिमिलरली अगर 1 मार्क्स मान लो 39 स्टूडेंट के आए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 1 के आगे 39 लिखना पड़ता। जैसे मैंने 6 मार्क्स जो है 2 बच्चों के आए थे तो 6 के सामने 2 लिखा है ना, सिमिलरली। तो आई एम श्योर बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, आई एम श्योर बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो था बेटा अनग्रुप्ड डेटा, ओके। अच्छा, इसके बाद ग्रुप्ड डेटा की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप्ड डेटा में बेसिकली क्या होता है कि इनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है। अब आप ये कहोगे सर ग्रुपिंग की जरूरत हमें पड़ क्यों रही है, हम जब इस तरीके से काम कर सकते हैं तो हमें ग्रुपिंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो बेटा उसका रीजन भी मैं बताता हूं। अभी मैंने जो टेस्ट लिया है, देखो ध्यान सुनना, अभी जो मैंने टेस्ट लिया है वो सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर का टेस्ट लिया है। तो यहाँ पे बेटा 0 से लेकर 10 तक ही अब जाएगा, है ना, मानते हो बात। लेकिन अगर ये टेस्ट में 100 नंबर का कर दूं तो ये बेटा 0 से लेकर 100 तक चला जाएगा। तो फिर से ये डेटा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो फिर से मेरे लिए ये टास्क थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए मेरे को इसको ग्रुपिंग करनी पड़ी। तो मैंने अब क्या किया, जब ये मार्क्स जो थे वो कहां तक कर दिए थे, मैंने 100 नंबर का टेस्ट कर दिया, मान लेते हैं कि 100 मार्क्स का टेस्ट कर दिया। तो इन दैट केस मैंने यहाँ पे इनके इंटरवल्स प्रिपेयर कर दिए, जैसे कि जो जिसके नंबर 0 से 10 के बीच में उनको एक कैटेगरी में कर दिया, जिनके नंबर 10 से 20 के बीच में उनको दूसरी कैटेगरी में, 20 से 30 के बीच में, एंड सो ऑन, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 100, सॉरी 60,
60 से 70, 80, 90 और फाइनली 90 से 100। तो बेटा अब देखो फिर से डेटा मेरा सिकुड़ के सिर्फ यहां से यहां तक पे रह गया है। यू गॉट द पॉइंट। तो बच्चों हमें ग्रुपिंग की जरूरत क्यों पड़ी डेटा के लिए? तो ग्रुपिंग की जरूरत हमें इस तरीके से पड़ी। अब मान लो कि 0 से 10 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट रहे होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था कि भाई 0 जो है मार्क्स लेट सपोज के 29 बंदों के थे, 1 मार्क्स जो थे 39 बंदों के थे, 2 मार्क्स जो है वो 25 बंदों के थे। अब ये सारे के सारे जो है सिर्फ इसी उसमें आ जाएंगे इंटरवल में। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये तो था थोड़ा सा हमने डेटा को रिकॉल किया, हमने ये समझा कि डेटा जो है वो दो टाइप का था, एक अनग्रुप्ड डेटा था और एक ग्रुप्ड डेटा था। तो अनग्रुप्ड डेटा में भी हमने देखा कि डेटा को हम दो तरीके से कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, दो तरीके से उसको लिख रहे थे। तो अब बात ये आती है कि जो दो तरीके से लिखा गया डेटा है उसका नाम क्या है? तो बेटा इसको हम नाम देते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ये इंडिविजुअल डेटा कहलाता है, ये कहलाता है डिस्क्रीट डेटा, ये कॉन्टिन्यूअस डेटा। चलो ठीक है, मैं इसको रफ करके आपको एक बार लिख के भी दे देता हूं, ठीक है। तो ये आपका डेटा था और उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल और इसको कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। अब आप ये कहोगे कि सर डिस्क्रीट कौन सा है, इंडिविजुअल कौन सा है? बता देता हूँ, कोई बात नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 5 बच्चों के टेस्ट लिए जिसमें से आए 10 बच्चों के ही ले, नहीं चलो 5 बच्चों के लेते हैं। जैसे कि किसी के है 5, किसी के है 7, किसी के है 9, किसी का 10 और किसी का 1। ये 5 बच्चों के टेस्ट होते हैं ना। और इसी डेटा को अगर मैं ग्रुप में कर दूं, जैसे कि मार्क्स और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मार्क्स जैसे कि किसी की 0 है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट है? एक स्टूडेंट है, एक है, एक भी नहीं है, 0 ही है। भाई 0 कितने बच्चों का है? 0 स्टूडेंट का है। 1 मार्क कितने का है? 1 एक का है। 2 किसी का नहीं आया, भाई बात को समझो। 3 किसी का नहीं आया, 4 भी किसी का नहीं आया, 5 एक का है और 6 भी किसी का नहीं आया, 7 एक का है, 8 किसी का नहीं है और 9 एक का है और 10 भी एक का है। तो देखो कितना हो गया डेटा? 1 2 3 4 5 स्टूडेंट का ही डेटा था, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब आप ये कहोगे सर जब इतना छोटा डेटा था तो आपने इसकी जरूरत क्या पड़ी? बेटा इसकी जरूरत एक्चुअली यहाँ पे है ही नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको डिस्क्रीट डेटा का एक एग्जांपल देना था, तो इसीलिए यहाँ पे ये मैंने लिख के दिखाया है आपको, है ना। तो कहने का मतलब समझो, जब हमारे पास डेटा बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे होता है, तब हम उसको इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअल डेटा से भी काम चलता है ना। तो जब ये डेटा लार्ज स्केल पे हो जाता है तब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, और जब बात यहां से भी नहीं संभलती है तो फिर हम ग्रुप बनाते हैं, है ना। तो उस ग्रुप डेटा को हम क्या कहते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस डेटा कहते हैं, ठीक है। तो ये डेटा कहलाता है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस डेटा में बेसिकली हम क्या करते हैं कि इंटरवल बना लेते हैं, क्लास इंटरवल, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20 एंड सो ऑन, है ना। और इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है 5 7 एंड सो ऑन। वो तो डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहे होंगे वहां पे ना। तो आई एम श्योर आपको इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप अगर वीडियो पॉज करके कुछ नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। तो जो बात करते हैं आगे की, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे थे 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो अब 9th क्लास में जो स्टैटिस्टिक्स है, देखिए तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने जैसे आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स कुछ और नहीं, बेसिकली एक प्रोसेस है, एक एल्गोरिदम है, किसको? डेटा को एनालाइज करने का, है ना। लार्ज स्केल में जो डेटा है हम उसको एनालाइज करते हैं। तो इसको एनालाइज करने के लिए हमने एक छोटी सी टर्म्स पढ़ी थी 9th क्लास में, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी। तो बेटा बात करूं अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी की, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा? सेंट्रल टेंडेंसी में एक पढ़ा था हमने मीन, ठीक है, मीडियन और मॉड।
ओके, तो हमने डेटा को एनालाइज करने के लिए ये तीन चीजों को अच्छे से पढ़ाई की थी, है ना, अच्छे से स्टडी की थी इन तीनों। अच्छा, अब बात करते हैं कि मीन मीडियन मोड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी की हम बात कर रहे हैं। इसमें बेटा अगर मैं बात करूं आपके पास मीन की, तो मीन बेसिकली क्या होता है, मीन एक एवरेज को कहते हैं, है ना, जिसको हम डिनोट करते हैं। देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख के दिखाता हूं एक्स बार से, ठीक है, ये क्या है बेटा, मीन है, तो इट इज मीन। तो मीन को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है। अच्छा, अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो अनग्रुप्ड डेटा की बात कर रहा हूं। उसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि हम अनग्रुप्ड डेटा की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम 9th क्लास को रिकॉल कर रहे हैं। तो 9th क्लास में हमारे पास जो डेटा था वो कैसा था, अनग्रुप्ड डेटा था, है ना। तो मीन हमने जो पढ़ा था वो हमने कैसे पढ़ा था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। भाई इसको आप ऐसे भी हम लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। अच्छा, इसी का एक दूसरा भी फॉर्मूला बन जाता है अगर हम अपने डेटा को कन्वर्ट कर लें, है ना। मैंने आपको डिस्क्रीट डेटा में कन्वर्ट करके दिखाया था ना, अनग्रुप डेटा, ठीक है। तो इसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी बन जाता है, वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहां पे क्या है बेटा, यहां पे क्या है, सिग्मा एफ एक्स, एफ यहां पे फ्रीक्वेंसी है और एक्स यहां पे डेटा है। क्लियर है बात। और यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप समझते हैं। तो ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में मीन के बारे में। तो मीन अगर मेरे को किसी भी टर्म्स में कैलकुलेट करना है तो मैं बेसिकली कैसे कैलकुलेट करूंगा, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास कुछ डेटा है 20, 30 और 40 और 10। मान लिया कि ये डेटा है 4 स्टूडेंट्स का, ठीक है, 4 बच्चों का डेटा है और ये आउट ऑफ 50 मार्क्स है। मान लेते हैं कि 50 में से इनके मार्क्स आए हैं। तो अगर मैं इसको इस तरीके से कैलकुलेट करूं तो कैसे करूं, देखते हैं। देखो अगर मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता हूं तो मीन बेटा बेसिकली सिग्मा एक्स अपॉन में एन करूंगा। सिग्मा एक्स मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैंने बताया आपको, सिग्मा एक्स मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सभी ऑब्जर्वेशन का सम, दैट इज 20, 30, 40, 10 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 4। 4 स्टूडेंट है बेटा, है ना। ओके, अब देखिए भाई, मैंने अगर इनकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करी तो कितनी आ रही है, 50 और 50 100, यानी कि 100 आ गया यहां से, अपॉन में 4, दैट इज 25। तो 25 जो मार्क्स हैं वो क्या है, ऑन एन एवरेज है ना। तो ऑन एन एवरेज मार्क्स जो है इन चारों के वो 25 मार्क्स है। ओके, अच्छा, अब आप ये कहोगे कि अगर इसको इस तरीके से करना होता तो कैसे करते। पहली बात तो इस तरीके से करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे, क्योंकि हमें डेटा जो था बहुत स्मॉल क्या कहते हैं साइड में था, तो स्मॉल साइड में था, तो इसीलिए मेरे को इसको कंसाइन नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से क्यों ही करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप कहो कि सर अगर करना पड़ता तो हम कैसे करते, चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बेटा, एक्स, एक्स यानी कि मार्क्स। तो मार्क्स कितने हैं भैया, 20, 30, 40 और 10। यहाँ पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, है ना। तो 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए, एक का ही आया, चेक कर लो भाई। 30 कितनों के आए, एक का आया, 40 भी एक का आया और 10 भी एक का है ना। तो यही आता। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने क्या करना है, f इंटू एक्स करना है और उसका समीशन करना है। तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज एफ एक्स। तो ये कितना आ गया बेटा, 20, 30, 40 और 10, चेक कर लो, यही तो आएगा। और इसका टोटल अगर मैं करता हूं तो वो क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ एक्स, दैट इज 100। चेक कर लो, 100 ही तो आएगा। और अपॉन में मेरे को क्या चाहिए, एफ का टोटल। एफ का टोटल यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उसका टोटल चाहिए। तो सिग्मा एफ, ये 4 आएगा, चेक कर लो भाई, है ना। तो अब चेक कर लो, जब मैं इसको इस फॉर्मूला में पुट करूंगा तो 100/4 ही ना करूंगा, और 100/4 क्या है, 25 मार्क्स ही है। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि अगर हमने मीन को कैलकुलेट करना है इन दैट केस तो कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं मीडियन के बारे में। तो मीडियन को बेटा डिनोट करते हैं बेसिकली एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो अब जो मीडियन होती है, ठीक है, जो मीडियन होती है वो भी एक प्रकार की क्या है बेटा, एवरेज ही है। लेकिन वो एवरेज किसे कहते हैं, है ना, वो एवरेज किसे कहते हैं। तो बेटा जो डेटा की सेंट्रल वैल्यू होती है, आई रिपीट, जो डेटा की सेंट्रल वैल्यू होती है उसको हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू को मीडियन कहते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है बेटा, इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपका डेटा जो है वो अरेंज होना चाहिए या फिर इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तभी आप उसकी सेंट्रल वैल्यू को
मीडियन बोल पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसके फॉर्मूले भी देख लेते हैं पहले, जैसे मैंने इसके फॉर्मूले लिखे हैं। तो देखिए इसके फॉर्मूले की दो कैटेगरी बन जाती है, एक जब जब यहाँ पे जो डेटा है वो ऑड है, एक जब जब वो डेटा इवन है। लेट्स सपोज अगर ये डेटा है तो बेटा इसमें तो कोई सेंट्रल वैल्यू है ही नहीं ना, क्योंकि देखो दो यहाँ से छूट गए, दो यहाँ से छूट गए, तो बीच में कुछ बचे ही नहीं। समझ रहे हो ना बात को। तो इसीलिए अगर ये ऑड होता तो यहाँ पे बीच में कोई ना कोई वैल्यू आ जाती। तो इसीलिए दो केस बन जाते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम दो केस की बात करते हैं। तो केस वन, केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे n जो मैं ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं बेटा, ऑड नंबर ले रहा हूं। अगर n यानी कि n फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर वो ऑड है तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे बेटा, तो मीडियन इक्वल टू होगा हमारा, मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी उसका साइज। आप कहोगे सर नहीं समझ में आया, हमें पल्ले नहीं पड़ा। चलो पल्ले पढ़ा देते हैं। एक काम करते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। डेटा को सेम रहने देते हैं, बस इसको ऑड बना देते हैं। तो इसमें एक और ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 70 लिख दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो डेटा है आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, दैट इज ऑड नंबर, है ना। तो ऑड नंबर का केस बन चुका है। तो अगर मैं अब डेटा को कैलकुलेट करूंगा तो बेटा कैसे कैलकुलेट करूंगा, इस फॉर्मूले से। तो साइज ऑफ n की वैल्यू क्या है बेटा, 5 है। तो 5 प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, यही ना आएगा, मानते हो ये बात। तो भैया साइज ऑफ, देखो 5 और 1 6, 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, तो यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन का साइज। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन मैंने बताया ना, इसको आपने असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो डेटा को अगर मैं अरेंज करूं किसी भी ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता, चलो असेंडिंग में कर लेते हैं। 10 पहले आएगा, 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा और लास्ट में 70 आएगा। अब ये अरेंज है ना। अब देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये बोल रहा था ना थर्ड ऑब्जर्वेशन का साइज। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन है, 1 2 3 यानी कि 30। तो यहाँ पे आ गया हमारा 30, जो कि हमारा आंसर है। तो बेटा ये क्या है, ये क्या है बेटा, मीडियन, है ना। मीडियन, लेकिन किस केस में, जब n ऑड है ना। तो इफ n इज ऑड देन मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, है ना। लेकिन अब दूसरा केस देखते हैं इसका, कि इन केस ऑफ इवन नंबर होता तो हम क्या करते हैं। तो इन केस ऑफ इवन नंबर, भाई ये तो हटा दूं ना यहां से, ये तो बस मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिखा था, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसके नीचे ही मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। तो देखिए जब भी आपके पास जो केस है वो किसका आ जाएगा, इवन नंबर का। तो इवन नंबर का केस बनाने के लिए मैं इसका ये वाला डेटा हटा ही देता हूं, है ना, ठीक है। तब आप देखेंगे कि आपके पास कोई बीच की वैल्यू नहीं होती है ना। आप देख सकते हैं कोई सेंट्रल की वैल्यू है ही नहीं। और बेसिकली मीडियन किसको कहा जाता है, सेंट्रल वैल्यू को कहा जाता है। तो अब सेंटर पे मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास दो वैल्यू है। तो क्या मैं दो मीडियन दिखाऊंगा, नहीं। मैं क्या करूंगा, इन दोनों की एवरेज निकाल दूंगा। कैसे एवरेज निकालूंगा, जैसे मीन कैलकुलेट किया जाता है, बिल्कुल मीन निकाल दो। कहने का मतलब समझो कि इन दोनों का मैं मीन निकाल दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, उसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं इसकी केस ऑफ इवन नंबर, है ना, यानी कि सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस क्या है, जब n इवन नंबर है। तो केस ऑफ इवन नंबर, है ना। अब इवन नंबर है तो इसके लिए मीडियन क्या होता है, मीडियन बेसिकली m से डिनोट आप कर सकते हैं। तो मीडियन होता है यहां पे साइज ऑफ n/2th प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, और इसके होल अपॉन में 2। देखो ना, आपने दो सेंट्रल वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड किया। भाई दो ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो किया। आपने दो सेंट्रल वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, यानी कि दो सेंट्रल वैल्यू की एवरेज कैलकुलेट कर, है ना, ऐसे ही। अच्छा अब इसको करके देखते हैं कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे साइड में कर देता हूं मैं। अब देखिए डेटा आपके पास ये लिखा है, बस मेरे को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो m इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2। n कितना है बेटा, चेक करो, 1 2 3 4, 4 ही तो है। तो 4/2th, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1, तो 4/2 प्लस 1,
प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, है ना, और होल अपॉन में 2 आना है। तो देखिए साइड ऑफ 4/2 यानी कि सेकंड, और 4/2 यानी कि सेकंड, और प्लस 1 करेंगे तो थर्ड ऑब्जर्वेशन है ना, देन थर्ड ऑब्जर्वेशन और होल बाय 2। और देखो सेकंड ऑब्जर्वेशन कौन सी है, सेकंड ऑब्जर्वेशन बेटा 20 है, चेक कर लो अरेंज करने के बाद, और अरेंज करने के बाद, और थर्ड ऑब्जर्वेशन 30। तो भाई इनकी वैल्यू डाल दो, तो साइज ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन दैट इज 20 और साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन दैट इज 30, और अपॉन में 2 चल रहा है, तो बेटा दोनों में प्लस करके 50/2 दैट इज 25। तो 25 जो है यहां से मीडियन कैलकुलेट हो गई है। तो आई एम श्योर आपको यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट यानी कि मॉड की। ठीक है, लास्ट क्या है बेटा, मॉड। तो मॉड किसे कहते हैं उसको समझते हैं। तो बेटा मॉड बेसिकली कुछ और नहीं, जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा टाइम्स अकर होती है उसको हम मॉड कहते हैं। आप कहोगे सर नहीं पल्ले पड़ रहा, क्या बोल रहे हो आप। देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 4 स्टूडेंट का टेस्ट लिया था, है ना। अब मान लो कि 4 में से 3 बच्चों के 30 मार्क्स आए होते, तो मॉड आपका 30 कहलाता। जो सबसे ज्यादा टाइम्स आएगा उसको हम मॉड कहते हैं, है ना। 3 के नहीं तो 2 के भी अगर 30 मार्क्स आए होते तो भी 30 सबसे ज्यादा टाइम्स आया, तो आपका मॉड जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, 30 कहलाएगा। और उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, जो सबसे ज्यादा टाइम्स अकर होती है फ्रिक्वेंसी उसको हम मॉड कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इसके बाद आपके एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, और उन एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट जो लेक्चर है रहने वाला है उसमें हम करेंगे। एक बार देख लेते हैं कितने एग्जांपल हैं। तो ये कोई 3 एग्जांपल हैं, तो इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बिफोर दैट मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जितना भी इस चैप्टर का निचोड़ था वो मैंने आपको कोशिश करी है कि आपको अच्छे समझा सकूं। और अभी जो जितनी भी हमने बात करी वो सिर्फ और सिर्फ अनग्रुप्ड डेटा पे बात करी, यानी कि हमने टोटली रिकॉल किया है अभी तक 9th क्लास को, है ना। अभी हमने 10th क्लास से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमने रिकॉल किया था 9th क्लास को। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो स्टैटिस्टिक्स का बेस है, जो इसका आधार है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और इसी के साथ समय हो चुका है आपको अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।